बच्चों, हमारी चर्चा चल रही है मानव के प्रतिरक्षा तंत्र के विषय में, ह्यूमन इम्यून सिस्टम के विषय में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं आईजी से। एंटीबॉडी, जैसे कि मैंने आपको जब बी सेल्स और टी सेल्स के विषय में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो बी सेल्स या बी लसिकाणु होते हैं, उनकी जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा जो एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो कि एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती है, एंटीजन के विरुद्ध लड़ती है और उन्हें समाप्त करती है। वे विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहलाती हैं। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। एंटीबॉडी विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो बी लसिकाणु की प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होती है एवं एंटीजन के विरुद्ध अनुक्रिया कर उसे नष्ट करती है। तो परिभाषा से अपने आप ही यह स्वतः ही स्पष्ट है कि यह बी कोशिकाओं की जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं वह इसका संश्लेषण करती हैं और ये एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती हैं। अब देखते हैं कि इस एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसकी रचना कैसे होती है। बच्चों, ये एंटीबॉडी होती तो कई प्रकार की है, पर सभी का एक ही प्रकार की संरचना होती है, एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। यह स्ट्रक्चर वाई आकृति का होता है, इंग्लिश के वाई अक्षर के समान होता है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दो रचनाएँ दिख रही हैं। एक तो ये लंबी वाली रचनाएँ दिख रही है। ये जो लंबी वाली रचना होती है, ये इसकी जो है हैवी चेन होती है। यह सब जो है वास्तव में प्रोटीन की बनी होती है और आप जानते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड के आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ने से बनती हैं। तो ये हैवी चेन जो है, हैवी चेन ये लंबी होती है, इसमें जो है लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है और ये दो होती हैं संख्या में। और इस तरह से इसके बाहर ये जो छोटी छोटी चेन आपको दिखाई दे रही हैं, ये लाइट चेन है। इस तरह से प्रत्येक एंटीबॉडी में, प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन में दो लाइट चेन होती है। एक लाइट चेन ये है, दूसरी लाइट चेन ये है, और दो हैवी चेन होती है। एक हैवी चेन ये है और दूसरी हैवी चेन ये है। ये चेन परस्पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मैंने बता रखा है, ये आईजीजी वाली इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, जो कि एक प्रारूपिक आईजी मानी जाती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन के क्या प्रकार होते हैं, कितनी प्रकार की ये एंटीबॉडी होती है। बच्चों, ये पाया गया है जब भी मानव के रुधिर का अध्ययन किया गया तो 5 प्रकार की आईजी की खोज की गई। प्रथम प्रकार की आईजीजी कहलाती है, दूसरी प्रकार की आईजीए कहलाती है, तीसरी प्रकार की आईजीएम कहलाती है, चौथी प्रकार की आईजीडी कहलाती है और पांचवी प्रकार की आईजीई कहलाती है। सबसे अधिक मात्रा में ह्यूमन सीरम में 75% आईजीजी होती है, 15% आईजीए होती है, 10% आईजीएम होती है, लेस देन 1% आईजीडी होती है और बहुत ही कम सूक्ष्म मात्रा में 0.01% जो है 0.001% आईजीई होती है। तो इससे स्वतः स्पष्ट है कि सबसे इंपॉर्टेंट आईजीजी होती है, इसकी मात्रा भी सबसे अधिक होती है। ये 75% ये हमारे ब्लड में, सीरम में पाई जाती है। इस आईजीजी की विशेषता यह है कि यह हमें माता से शिशु को अपरा द्वारा प्राप्त होती है। जब शिशु जो है गर्भावस्था में होता है तो उस समय उसका अपना प्रतिरक्षा तंत्र विकसित नहीं होता है। उस समय उसको जो प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है वो माता की प्लेसेंटा के द्वारा उसको जो आईजीजी प्रदत्त होती है उसके द्वारा उसे मिलती है। इवन जन्म के उपरांत 6 महीने तक भी बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है तो उस समय भी उसका प्रतिरक्षा की भूमिका आईजीजी निभाती है। आईजीए ये 15% होती है। इसको स्रावी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं क्योंकि यह हमारी आंसू में पाई जाती है, हमारी लार में पाई जाती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोलोस्ट्रम में पाई जाती है। कोलोस्ट्रम अर्थात प्रथम स्तन्य, जो माता के स्तन ग्रंथियों द्वारा प्रसव के बाद जो है स्रावित होता है कुछ दिनों तक पीले रंग का गाढ़ा दूध, उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। उसके अंदर भी ये आईजीए पाया जाता है जो कि बच्चे को उसका प्रतिरक्षा उपलब्ध कराता है। इसके पश्चात आईजीएम जो होता है यह बी कोशिका के द्वारा प्रथम अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है, जो किसी भी पैथोजन या एंटीजन के विरुद्ध जो फर्स्ट रिस्पांस होता है वो आईजीएम के द्वारा ही होता है। आईजीडी का कार्य अभी तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं, जबकि आईजीई अक्सर एलर्जी से संबंधित घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है, जो हमारे शरीर में एलर्जी होती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने आज जो है समझ लिया कि किस तरह से ये एंटीबॉडी, इनकी रचना कैसे होती है और इनके कार्य क्या होते हैं।
आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे इम्यून सिस्टम की प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया होती है। चलिए उसके संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लसिकाणु होते हैं, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु, वे ही प्रमुख प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं और इन बी लसिकाणु और टी लसिकाणुओं के द्वारा ही हमारा जो द्वितीयक डिफेंस होता है, जो सेकेंडरी हमारा डिफेंस सिस्टम होता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का, उसमें इनका रोल होता है। यानी जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसमें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं ये बी लसिकाणु। तो बी लसिकाणु की प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया के विषय में आज हम कुछ जानकारी लेते हैं। प्राथमिक अनुक्रिया व द्वितीयक अनुक्रिया, इंग्लिश में इसको कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रिया को कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम और द्वितीयक अनुक्रिया को कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया से क्या आशय है? अगर आप जो है सपोज इसकी तुलना करते हैं किसी देश की उसके दुश्मन देश से, अगर जो है भारत अपनी सीमा पर निरंतर चौकसी बरत रहा है और कोई घुसपैठिया अगर प्रथम बार उसकी सीमा पर प्रवेश कर रहा है, अनाधिकृत प्रवेश उसके अंदर कर रहा है, घुसपैठ का प्रयास कर रहा है, तो उस समय जो हमारी सेना का प्रथम बार उस घुसपैठिए के प्रति जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम मान सकते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। अगर घुसपैठिया दूसरी बार, वो ही घुसपैठिया अगर दूसरी बार हमारी सीमा पर घुसने का प्रयास कर रहा है, तो उस समय जो हमारा देश का जो डिफेंस सिस्टम है, जो सीमा पर प्रहरी हैं, उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो कहा जा सकता है द्वितीयक अनुक्रिया। तो इसमें हम जो है ये देखेंगे कि प्राथमिक अनुक्रिया हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या द्वितीयक अनुक्रिया हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। स्वाभाविक है कि हमारी प्राथमिक अनुक्रिया उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी कि द्वितीयक अनुक्रिया होगी। उसका कारण क्या है कि प्राथमिक अनुक्रिया के दौरान हमें जो है घुसपैठिए के रिस्पॉन्स के बारे में, घुसपैठिए के खतरे के बारे में उतनी अधिक जानकारी नहीं होगी जितनी कि द्वितीयक अनुक्रिया में। वही घुसपैठिया अगर दूसरी बार हमारी सीमा पर प्रवेश करेगा तो हमें उस घुसपैठिए की तैयारियों के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, उस घुसपैठिए के जो हथियार होंगे उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी होगी, वह घुसपैठिया कितना ट्रेंड है उसकी भी हमें जानकारी तब तक हो चुकी होगी। तो वैसे ही हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसमें भी वही स्थिति होती है। जब कोई एंटीजन, सपोज ये एंटीजन मैंने बताया, ये एंटीजन जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, ये एंटीजन छोड़ा गया है किसी भी पैथोजन के द्वारा, यानी रोगाणु के द्वारा ये एंटीजन छोड़ा गया है और ये एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। हमारी ब्लड स्ट्रीम में ये आ गया है, ये हमारी ब्लड वेसल है, ये ब्लड स्ट्रीम में इस एंटीजन ने प्रवेश कर दिया है। तो ये एंटीजन जो प्राथमिक रूप से या पहली बार जो है जब हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो इसको जो है सबसे पहले जो है बी सेल्स और बी लसिकाणु के द्वारा इसको पहचाना जाएगा। बी लसिकाणु में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इसको पहचानेंगे। इसी प्रकार से जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं, TH सेल्स जो होती हैं वो भी इसको पहचानेंगी और इसका मैसेज जो है बी सेल्स को देंगी। तो फिर बी सेल्स जो है अपने रिसेप्टर के द्वारा इसको पहचान कर फिर इसको नष्ट करेगा। यह जो है इसको नष्ट करने का कार्य करेगा, इसको निष्क्रिय करने का कार्य ये बी सेल्स करेंगी। इस एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करेंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि ये एंटीजन जो प्रथम बार यहाँ पर हमारे शरीर में घुस गया था, इस एंटीजन की पहचान कर दी जाएगी और उसको इस लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स और टी सेल्स के द्वारा अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में इसको संरक्षित कर लिया जाएगा। यहाँ पर अब कुछ प्लाज्मा सेल्स यहाँ पर बन जाएंगी बी सेल्स के द्वारा, जैसे मैंने पहले बताया था, बी सेल्स के द्वारा प्लाज्मा सेल्स बन जाएंगी। ये प्लाज्मा सेल्स बन गई हैं और ये प्लाज्मा सेल्स इस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेंगी। ये वाई शेप की एंटीबॉडी मैं बना रहा हूँ, ये एंटीबॉडी बना लेंगी प्लाज्मा सेल्स
और साथ में प्लाज्मा सेल्स के साथ साथ यहाँ पर बनेंगी मेमोरी सेल्स। बी सेल्स के द्वारा कुछ प्लाज्मा सेल्स बनेंगी, जिन प्लाज्मा सेल्स में इस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बने होंगे। ये एंटीबॉडी फिर इस एंटीजन को नष्ट कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है कुछ मेमोरी सेल्स भी बनेंगी, जो कि इस एंटीजन की मेमोरी को अपने में संरक्षित करके रखेंगी। और सेकेंड टाइम जब इस एंटीजन का पुनः इन्फेक्शन होगा तो ये मेमोरी सेल्स जो है बड़ी मात्रा में इस एंटीजन को ध्वस्त करने, इस एंटीजन को निष्क्रिय करने का कार्य करेंगी। तो इसी तरह से टीएच सेल्स जो होती हैं, ये जो टी सेल्स होती हैं, ये भी कुछ मेमोरी सेल्स बना लेंगी। स्मृति कोशिकाएं जिसको हम कहते हैं, ये भी स्मृति कोशिकाएं बना लेंगी, ताकि सेकंड टाइम उस एंटीजन का इन्वेजन हो, उसका हमला हो, तो तब उस समय उसको ये बड़ी दृढ़ता से पूर्णतः इसको समूल नष्ट करने का कार्य करेंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एंटीजन प्रथम बार अगर एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो हमारे शरीर की जो अनुक्रिया होती है उसको हम प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर वो एंटीजन अगर द्वितीय बार हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, सेम एंटीजन अगर वो दूसरी बार हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, हमारे ब्लड में एंट्री उसने कर दी है, तो उस समय जो हमारे शरीर की जो अनुक्रिया होती है उसको हम कहते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि कौन सी अनुक्रिया ज़्यादा भीषण होगी, ज़्यादा उग्र होगी। द्वितीयक अनुक्रिया ज़्यादा उग्र होगी, क्योंकि तब तक जो है यहाँ पर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बन चुके होंगे। प्लाज्मा सेल्स के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में उस एंटीजन के विरुद्ध रिजर्व फोर्स, जिसे हम कहते हैं कि रिजर्व फोर्स हमारी जो है तैयार है और पहले से जो है आक्रमण के लिए वो तैयार है। इस वजह से जो हमारी जो सेकंड अनुक्रिया होगी, जो द्वितीयक अनुक्रिया, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, वह अधिक भीषण होगा, अधिक भीषण। उसका कारण यह है कि जो मेमोरी सेल्स हमारे शरीर में है, उन मेमोरी सेल्स को पता है कि ये एंटीजन कौन सा है, और उस एंटीजन के विरुद्ध वो बहुत तेज़ी से एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, जो बहुत तेज़ी से आक्रमण करेंगे और उस एंटीजन को ध्वस्त कर देंगे, चाहे वो एंटीजन कितनी भी संख्या में हो, कितनी भी उसकी पावर हो। तो इससे हमें पता लगता है कि जो प्राथमिक अनुक्रिया होती है, वो प्राथमिक अनुक्रिया को हमें ये लाभ होता है कि प्राथमिक अनुक्रिया की स्मृति लसिकाणु में रह जाती है। वो स्मृति फिर जो है द्वितीयक अनुक्रिया के रूप में कार्य करती है। इसका उदाहरण आप सिंपल देख सकते हैं कि जब खसरा बच्चे को बचपन में हो जाता है तो फिर वो बड़े में नहीं होता है। जब वो वयस्क अवस्था में होता है तो वो फिर खसरा उसे दोबारा नहीं होता है। दोबारा इसलिए नहीं होता है कि जो हमारा प्राथमिक अनुक्रिया जो है वो पहले हो जाती है उस खसरे के विरुद्ध। वो खसरे का एंटीजन जब बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है प्रथम बार, तो फिर हमारा शरीर प्राथमिक अनुक्रिया करता है और उस प्राथमिक अनुक्रिया के द्वारा उस एंटीजन की पहचान कर ली जाती है और उसकी पहचान को मेमोरी सेल्स के रूप में संरक्षित कर लिया जाता है। वो मेमोरी सेल्स टी मेमोरी सेल से भी हो सकती हैं और बी मेमोरी सेल से भी हो सकती हैं। और इस तरह से फिर उसकी जब वो दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है वो खसरे का एंटीजन, तो द्वितीय बार फिर क्योंकि हमारे शरीर में उसके विरुद्ध कई एंटीबॉडीज़ बन चुके होते हैं, इसलिए आसानी से फिर उन एंटीजन को जो द्वितीय बार प्रवेश किए हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए फिर दोबारा हमें खसरे के होने की संभावना नहीं होती है। तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि द्वितीयक अनुक्रिया और प्राथमिक अनुक्रिया क्या होती है। एक बार और जो है इसको मैं लिख के आपको बता देता हूं। प्राथमिक अनुक्रिया किसी एंटीजन के प्रथम बार प्रवेश करने पर उत्पन्न होती है, जबकि द्वितीयक अनुक्रिया किसी एंटीजन के द्वितीय बार प्रवेश करने पर उत्पन्न होती है। यह अधिक प्रभावी नहीं होती है। प्राथमिक अनुक्रिया उतनी प्रभावी नहीं होती है क्योंकि जो है इसमें प्रथम बार एंटीजन के प्रवेश करने के कारण एंटीबॉडीज़ उतने अधिक नहीं बन पाते हैं, जबकि द्वितीयक अनुक्रिया यह अधिक प्रभावी होती है। क्योंकि स्मृति लसिकाणुओं
या मेमोरी लिम्फोसाइट्स के द्वारा उसकी पूर्व में पहचान होने से कई एंटीबॉडीज बना दिए जाते हैं, कई एंटीबॉडीज संश्लेषित कर लिए जाते हैं। तो इसमें जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में कई एंटीबॉडीज ऑलरेडी शरीर में मौजूद होते हैं, वो उस एंटीजन को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं, उसको समग्र रूप से उसका निपटारा कर लेते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि द्वितीयक अनुक्रिया अधिक शक्तिशाली, अधिक पावरफुल होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम दो तरह से रिस्पॉन्स करता है। एक, प्रथम बार एंटीजन के प्रवेश करने पर प्राथमिक अनुक्रिया के रूप में, और दूसरा द्वितीय बार एंटीजन के प्रवेश करने पर द्वितीयक अनुक्रिया के रूप में। आशा है आपको मेरा ये वीडियो आज समझ में आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।